हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ मयंक, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल प्रोफेसर डायरी पर। आज का हमारा पार्ट 4 रहेगा मुगल वंश से संबंधित सभी क्वेश्चंस का। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पब्लिश हो चुके हैं। सभी क्वेश्चंस करे थे हमने ल्यूसेंट की बुक से। मुगल वंश से संबंधित थे। उससे पहले हमने एक थ्योरी की क्लास की थी, ठीक है। तो अब ये 4 वीडियो अभी तक पब्लिश हो चुके हैं मुगल वंश पे आधारित। एक थ्योरी की क्लास थी जिसमें हमने मुगल वंश को पूरी तरीके से रिवाइज कराया था। उसके बाद आपका पार्ट 3 पार्ट आ चुके हैं। 75 क्वेश्चंस लगभग कराए थे हमने, जिसमें ल्यूसेंट की बुक्स के सारे क्वेश्चंस करा दिए थे। अब हम यहाँ पर घटना चक्र जो पूर्वावलोकन होता है, उसमें जितने भी विभिन्न पीसीएस एग्जाम्स या जितने भी एग्जाम्स होते हैं यूपीएससी, इन सब के जितने भी क्वेश्चंस आ रखे होते हैं उनको पॉइंटर फॉर्म में हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम एक बुक से और क्वेश्चंस कराएंगे, यूथ कंपटीशन टाइम्स की पुस्तक से। तो ये आपको कंप्लीट पैकेज दे देगा मुगल वंश से आधारित सभी क्वेश्चंस का, और उसका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। तो सबसे पहले बाबर के बारे में जितने भी फैक्ट्स दे रखे हैं घटना चक्र में, वो सब हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला है, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः कौन थे, यानी एक्चुअली मुगल शासक कौन थे, मुगल कहाँ से शब्द आया है। तो ये जो शासक थे ये चगताई तुर्क थे। यहाँ ये दो वंश से जुड़े हुए थे मुगल्स। पहला था मंगोल्स जो चंगेज खान के वंशज हैं, उनसे भी ये संबंधित थे। साथ साथ में ये तैमूर लंग से भी संबंधित हैं, ठीक है। तैमूरिद डायनेस्टी और मंगोल डायनेस्टी, इन दोनों से मिलके बने हैं मुगल्स। अगला है, बाबर को सरे पुल के युद्ध में पराजित किसने किया था। तो सरे पुल का युद्ध आपका 1501 ईस्वी में देखने को मिलता है। ये अफगानिस्तान में जगह है। 1501 में मार्च अप्रैल के बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसमें उज्बेक शासक था सैबानी खां, जिसने बाबर को पराजित कर दिया था, ठीक है। अगला है, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और यह युद्ध आपका 1526 ईस्वी में देखने को मिलता है, जिसमें लोदी वंश और सल्तनत काल दोनों ही खत्म हो गए थे, मुगल वंश की स्थापना हुई थी। अगला है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या रहा। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी से बाबर क्यों जीता। तो ये उसकी वजह की उसकी सैन्य कुशलता, ठीक है। यानी उसकी सैन्य कुशलता बाबर की जीत का कारण रही। अगला है, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, प्लासी का युद्ध तथा पानीपत का तीसरा युद्ध, इनमें से कौन सा युद्ध ऐसा था जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था। तो तोपों का उपयोग सबसे पहले इन चारों युद्धों में से पानीपत के पहले युद्ध में किया गया था, यानी 1526 ईस्वी में, और बाबर ने किया था इब्राहिम लोदी के खिलाफ, ठीक है। नेक्स्ट है कि बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या रहा है। तो ये उसका तोपखाना भी रहा है। यानी अगर उसका ओवरऑल अगर विजय का कारण देखा जाए कि बाबर पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को किस तरीके से पराजित कर पाया, तो उसकी मेन वजह थी उसकी सैन्य कुशलता। अब उसकी सैन्य कुशलता में तोपखाना भी एक अहम हिस्सा था, ठीक है। यानी सबसे पहले उसने तोपखाने का प्रयोग किया था इसी युद्ध में। अगला पॉइंट है, बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया है। ये 1526 ईस्वी में पराजित किया। सुमेलित करना है पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। अगला है, खानवा का युद्ध, ये 1527 ईस्वी में लड़ा गया, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया, मेवाड़ के शासक थे वो। अगला है, घाघरा का युद्ध, ये आपका 1529 ईस्वी में देखने को मिलता है, जिसमें बाबर ने अफगानों को हराया था। और आपका है चंदेरी का युद्ध, जिसमें जो 1528 ईस्वी में हुआ, जिसमें बाबर ने मेदिनी राय को हराया था, ठीक है। तो ये चारों युद्ध हैं जो बाबर ने लड़े थे। इसके बाद 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई थी। इनकी जो कब्र थी पहले आगरा में रखी गई, बाद में काबुल में शिफ्ट कर दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप इस क्षेत्र में तैमूरीद या तैमूरी राजवंश स्थापित हो गया था, ठीक है। यानी बाबर के आने की वजह से भारत में क्या स्टार्ट हो गया था, तैमूरिद वंश स्टार्ट हो गया था। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध एवं चंदेरी का युद्ध, इन तीनों युद्धों में से वो कौन सा युद्ध ऐसा था जिसमें बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी, ठीक है। तो ये है आपका खानवा का युद्ध, 1528 में हुआ था, 1527 ईस्वी में हुआ था, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। एक्चुअली इस युद्ध की जब स्टार्टिंग हुई तो राणा सांगा का बाहुबल और राणा सांगा की जितनी भी सैन्य क्षमता थी, उसकी वजह से बाबर की सेना थोड़ा सा डिमोटिवेट फील करने लगी। ये हारने की एवज पे आ गए थे, सिंपली बताया जाए तो। लेकिन बाद में जाके बाबर ने उनको इतना ज़्यादा मोटिवेट किया, जिहाद की घोषणा की, जिससे अंततः जो युद्ध था वो बाबर के पक्ष में युद्ध हुआ, ठीक है। यानी खानवा का युद्ध बाबर जीता था। अगला है कि मेवाड़ का राजा जिसे 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था, तो वो कौन से थे, राणा सांगा थे। भारत का मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना क्या नाम रख लिया था। तो अपना नाम बाबर रख लिया था।
नेक्स्ट है कि बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी धारण की थी काबुल में, यानी काबुल में अपने आप को पातशाह उपाधि दी थी। बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। तो ये 3 क्षेत्र आपके बाबर के साम्राज्य में शामिल थे उस समय, और धीरे धीरे करके पूरे भारत पर शासन स्थापित हुआ मुगल वंश का। जैसे जैसे आगे अकबर ने साम्राज्य विस्तार किया, उसके बाद धीरे धीरे औरंगजेब के समय लगभग मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया उन्हीं का शासन था, यानी मुगल साम्राज्य स्थापित हो चुका था। अगला है कि वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा हमें देखने को मिलती है, तो ये जहूरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, जिसने बहुत ही शुरुआत से स्टार्ट करके एक मुगल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, बाबर ने अपने बाबरनामा में जिन हिंदू राज्य का उल्लेख किया है वे कौन कौन से हैं। तो बाबरनामा जो तुर्की भाषा में लिखा था बाबर ने, और ये इनकी आत्मकथा थी, तो इनमें वो 2 राज्यों के बारे में बताते हैं और 2 राजाओं के बारे में बताते हैं। यानी दो उस समय इंडिया के 2 पावरफुल किंग्स थे, एक थे मेवाड़ के राणा सांगा, और दूसरे थे आपके विजयनगर के कृष्णदेव राय। तो इनका जिक्र बाबरनामा में या तुझ के बाबरी में किया गया है। अगला पॉइंट है कि कथन और कारण देखना है। कथन है कि बाबर ने बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा था। नेक्स्ट है, तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी। तो पहला जो कथन है वो तो आपका सही है कि बाबर ने बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा, लेकिन इसका कारण ये नहीं था कि उस समय मुगल दरबार की राजभाषा तुर्की थी, ये बिल्कुल गलत है। मुगल दरबार की राजभाषा आपकी फ़ारसी रही है, ठीक है, और यही फ़ारसी भाषा ही आपकी सल्तनत काल की राजभाषा थी। अगला है, तुझ के बाबरी लिखा गया है किस भाषा में, तो ये तुर्की भाषा में लिखा गया है। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, तो ये मीर बाकी ने कराया था, जो बाबर का कमांडर था। अब कुछ फैक्ट्स देखते हैं हम हुमायूं और सिरसा से संबंधित। कामरान, उस्मान, अस्करी और हिंदाल में से वह है जो हुमायूं का भाई नहीं था। तो ये यहाँ पर हमें देखना है कि हुमायूं टोटल मिला के 4 भाई थे, यानी बाबर के 4 बेटे थे। तो इनमें से कौन चौथा भाई नहीं, हुमायूं को भाई नहीं था। तो कामरान, अस्करी और हिंदाल और हुमायूं, ये 4 भाई थे, जबकि उस्मान इनमें से उनका भाई नहीं था, और इन सभी में से सबसे बड़े थे हुमायूं, ठीक है। नेक्स्ट है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम क्या है। तो सबसे पहला युद्ध है दौरा का युद्ध, उसके बाद चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। 1532 ईस्वी में दौरा का युद्ध हुआ था। उसके बाद आपका चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी, कन्नौज का युद्ध या जैसे बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, ये 1540 ईस्वी, जबकि सरहिंद का युद्ध जिसमें वापस भारत में हुमायूं वापस आया था भारत, तो भारत में आके दोबारा से मुगल वंश की स्थापना की थी हुमायूं ने, तो ये सरहिंद का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना, उसने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी। तो फरीद या जिनका नाम शेरखां भी था, तो शेरशाह सूरी यानी ओवरऑल बाद में इनका नाम हुआ, तो इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी जौनपुर से। अगला पॉइंट है कि बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी और शेरशाह मध्ययुगीन शासकों में से हुआ है जो उच्च शिक्षित था। इन चारों शासकों में बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी और शेरशाह सूरी, इन चारों शासकों में सबसे ज़्यादा उच्च शिक्षित व्यक्ति कौन था, तो शेरशाह सूरी था, ठीक है। शेरशाह सूरी बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे और जौनपुर से संबंध रखते थे। बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, शेरशाह सूरी था इस्लाम सा सूरी में से वह सुल्तान जिससे पहले हज़रत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की उपाधि अपनाई। तो ये शेरशाह सूरी था जिसने पहले हज़रत आला की उपाधि अपनाई थी और बाद में सुल्तान की उपाधि अपनाई थी, ठीक है। तो शेरशाह सूरी के अगर बहुत सारे नामों की बात की जाए, इनकी उपाधियों की बात की जाए, तो इनका जो मूल नाम था वो फरीद था, ठीक है। बाद में इन्हें शेरखां का भी टाइटल मिला, शेरखां। इन्हें सुल्तान की उपाधि मिली, हज़रत आला की उपाधि मिली। तो ये सभी नाम शेरशाह सूरी से संबंधित हैं। अगला है कि शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित थे। तो पहला राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, करेंसी प्रणाली में सुधार, ये सभी सुधार शेरशाह सूरी ने किए थे। अगला है, दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत वह शासक जिसके द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था, तो ये हुमायूं था, यानी हुमायूं ने सबसे पहले गोल्डन करेंसी जारी की थी। अगला है, हुमायूं ने चूनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था, तो ये 1532 ईस्वी में चूनार दुर्ग पर आक्रमण किया था हुमायूं ने। अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण किसने करवाया था, हाजी बेगम ने करवाया था, और इन्होंने हुमायूं इनके पति थे जिनके लिए इन्होंने मकबरे का निर्माण कराया था, हुमायूं जो आज दिल्ली में स्थित है, यानी हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। अगला है, चांदी का सिक्का शुरू किया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने 3 सिक्के जारी किए। जो सोने से बना हुआ था उसे सरफी कहते थे, जो चांदी का बना हुआ था उसे रुपया बोला जाता था, जबकि जो तांबे का बना हुआ करेंसी थी उसे हम दाम बोलते थे। शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी का रुपया, इनकी विनिमय दर क्या थी, यानी अगर इनको एक्सचेंज किया जाए तो किस रेट से एक्सचेंज किया जाए। तो यहाँ पर विनिमय दर थी 64/1, यानी एक चांदी के रुपया के बराबर 64 दाम थे, ठीक है।
अगला है शेषा सूरी की मृत्यु कहाँ पे हुई। तो शेषा सूरी की मृत्यु 1555 ईस्वी में कालिंजर के युद्ध में गोला फटने के कारण हुई थी, यानी तोप का गोला फट गया था जिसके कारण शेषा सूरी की मृत्यु हो गई थी। अगला है, एक स्टेटमेंट दे रखा है, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। यह कथन किससे संबंधित है? तो ये कथन शेषा सूरी ने कहा है जब उन्होंने जोधपुर पे अटैक किया था। जोधपुर के राजा उस समय मालदेव थे, जिन यानी उस समय युद्ध किया तो युद्ध स्टार्ट हो गया शेरखान और मालदेव के बीच में। मालदेव के बोला जाता है कि लगभग 8-9 हज़ार सैनिक ही थे, और जबकि शेषा सूरी के पास 80,000 सैनिक थे और 40,000 सैनिक और सहायता कर रहे थे। तो इन जो मालदेव के कमांडर थे, उनमें दो प्रसिद्ध कमांडर थे, सैन्य कमांडर, जिनका नाम जैता और कुंपा है। आज भी राजस्थान में उनकी कहानियाँ प्रचलित हैं। तो सुबह से शाम तक युद्ध चलता रहा और रात तक युद्ध बढ़ता गया, नहीं रात हो गई युद्ध करते करते। तो मालदेव जो राजा था उसे लगा कि शायद हमारी सेना पिछड़ जाएगी, तो वो तो चला गया वहाँ से युद्ध से। जबकि जो उनके कमांडर थे, 36 कमांडर थे उनके सैन्य कमांडर, वो लगातार युद्ध करते रहे और उनमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है जैता कुंपा ने। यानी उनकी वजह से शेषा सूरी को ये लगने लगा था अंत तक कि कहीं, यानी शेषा सूरी उसी जो लास्ट में युद्ध, लगभग शेषा सूरी की जो सेना थी उसके भी पांव डोल गए थे। तब शेषा सूरी ने स्टेटमेंट दिया था कि मात्र एक बुट्टी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना सारा साम्राज्य खो दिया होता उस युद्ध में। ठीक है। नेक्स्ट है, शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? तो ये सासाराम बिहार में है। अगला है, शेरशाह ने निर्माण करवाया था दिल्ली की किला कोना मस्जिद का। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने करवाया? तो शेषा सूरी ने कराया। ठीक है, शेषा सूरी ने पुराना किला बनवाया, जबकि दिल्ली की किला कोना मस्जिद भी शेषा सूरी ने बनवाई थी। कृषकों की सहायता के लिए, किसानों की सहायता के लिए जिस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी, वह कौन शासक था? तो ये शेरशाह सूरी था जिसने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था की थी। अब कुछ फैक्ट्स हम अकबर से संबंधित देखते हैं। काबुल, लाहौर, सरहिंद तथा कालानौर में से वह स्थान जहाँ पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था। तो ये कालानौर का किला था जहाँ पर बैरम खान ने हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर को राजगद्दी सौंपी और एक राज सिंहासन बनाया था, ईंटों से निर्मित किया था, जिस पर अकबर का राज्याभिषेक किया गया। अगला है, हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, और यह युद्ध 1576 ईस्वी में देखने को मिलता है, जिसमें अकबर और राणा प्रताप के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें कुछ भी रिजल्ट निकल के नहीं आया फाइनली। नेक्स्ट है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1576 ईस्वी में हुआ। अगला पॉइंट है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो ये हकीम खान थे। तो यहाँ पे एक देखने वाली बात है कि जो राजपूत राजा था उसका जो सेनापति था वो एक मुस्लिम हकीम खान था, जबकि एक मुस्लिम राजा यानी अकबर का जो सेनापति था जो हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ने गया था वो एक राजपूत राजा था, मान सिंह। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किस राजपूतों के वंश से स्टार्ट किए थे? तो कछवाओं के वंश से। अगला है, चिश्ती संत की दरगाह जहाँ पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था, तो ये मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है जो अजमेर में स्थित है। अगला पॉइंट है कि अदम खां, बैरम खां, बाज बहादुर तथा पीर मोहम्मद में से वह व्यक्ति जिसे अकबर ने स्वयं मार दिया था। तो ये अदम खां था जो अकबर की दाई माँ महम अंगा का बेटा था, जिसे अकबर ने अपने किले की दीवार से गिरा के मार दिया था। अगला है, राजपूताना का वह राज्य जिसने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की। तो ये मेवाड़ का जो राज्य था उसके जो राणा थे राणा प्रताप जी, उन्होंने कभी भी अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। अगला है कि वह राजपूत शासक जिसने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया था। तो ये मारवाड़ के राव चंदसेन जी हैं। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती रानी थी, ये मंडला अथवा गोंडवाना प्रदेश की, यानी रानी दुर्गावती कहाँ की थी? गोंडवाना की थी, जिन्होंने अकबर के साथ युद्ध किया था। अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक कौन हुआ? कौन से तथ्य सहायक हुए? तो अकबर की प्रशासकी एकता, कानूनों की एकरूपता या सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न करना, उसकी धार्मिक नीति, ये सभी अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने की यानी ये सभी तथ्य सहायक करते हैं, सहायता देते हैं कि अकबर एक राष्ट्रीय सम्राट। ठीक है। अगला है, अकबर की लोकप्रियता के कारण क्या थे? तो ये मनसबदारी प्रथा थी या धार्मिक प्रथा, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था, इन या सामाजिक सुधार, इन सब चीज़ों में उन्होंने सुधार किया था, जिसकी वजह से अकबर की लोकप्रियता पूरे इंडिया में फैल गई थी। अगला है, वह मुस्लिम शासक जिसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया, तो अकबर था। बाबर, हुमायूं, अकबर था। तो औरंगजेब बादशाहों में से वह है जिसको प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है। तो ये प्रबुद्ध निरंकुश अकबर को कहा जाता है।
अगला पॉइंट है कि अकबर का शासन जाना जाता है क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए और न्यायिक प्रशासन के लिए, यानी तीनों चीज़ों के लिए अकबर जाना जाता है। एक तो साम्राज्य विस्तार करने के लिए, प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए, साथ साथ में न्यायिक प्रशासन के लिए अकबर का शासन जाना जाता है। अगला पॉइंट है कि अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का हेड कौन होता था? तो उस समय सैनिक विभाग का हेड आपका मिलिट्री चीफ कमांडर होता था मीर बख्शी। ठीक है। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी, किस पर आधारित थी? ये मानसबदारी प्रणाली पर आधारित थी। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, यानी किससे सबसे पहले दीवान यानी प्रधानमंत्री का पद दिया था अकबर ने? तो ये मुजफ्फर खान तरवाती था। ठीक है, मुजफ्फर खान तुर्वाती को पहली बार दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया गया था। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया था वह उधार कहाँ से ली गई थी? तो ये पहले से ही मंगोलिया में प्रचलित थी, उसके बाद अकबर ने लागू की। अकबर के काल में ये कथन दे रखा है कि अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रखरखाव करना पड़ता था। कारण इसका ये है कि घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक था। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन कारण की सही व्याख्या करता है। यानी घोड़ों को यात्रा में आराम देना पड़ता है और युद्ध में उनको आप समय समय पे बदलना पड़ता है, जिसकी वजह से अकबर के समय पे हर एक घुड़सवार पर, जो हर एक घुड़सवार सैनिक था उसके पास दो घोड़े होते थे। ठीक है, ये मनसबदारी प्रणाली में पहले से ही ये चीज़ थी। नेक्स्ट है कि टोडरमल ने ख्याति अर्जित की थी, भू राजस्व के क्षेत्र में अर्जित की थी। जबती दहसाला नशक तथा कानकूट में से वह कौन सी कर व्यवस्था थी या टैक्सेशन सिस्टम था जिसे बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? तो ये आपकी ये दहसाला व्यवस्था थी। ठीक है, दहसाला व्यवस्था टोडरमल ने स्टार्ट की थी और इसी दहसाला व्यवस्था को ही बंदोबस्त व्यवस्था का नाम दिया गया। टोडरमल संबंधित थे मालगुजारी के सुधारों से या भू राजस्व के सुधारों से। भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के मध्य बीरबल, टोडरमल, भगवान दास तथा भारमल में से कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो निरंतर की कड़ी था, यानी इन दोनों के बीच में जुड़ा हुआ था? तो ये टोडरमल था। यानी टोडरमल ने पहले शेरशाह के अंतर्गत भू राजस्व प्रशासन को देखा, उसके बाद अकबर के राज्य में भी। ठीक है, और इन्होंने ही बंदोबस्त प्रणाली का शुरुआत की थी, जिसे आयन दहसाला कहा जाता है। नेक्स्ट है कि अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति क्या थी? तो ये आयन दहसाला पद्धति थी। किसने निर्मित की थी? ये टोडरमल द्वारा निर्मित हुई थी। अकबर ने दीन इलाही प्रारंभ किया था आपके 1582 ईस्वी में। दीन इलाही का प्रचार किया है अकबर ने, दीन इलाही का प्रचार किसने किया है? अकबर ने, और इसकी शुरुआत की थी 1582 ईस्वी में। एक्चुअली जो ये पीडीएफ है थोड़ा सा ब्लर है, बट मेरी आवाज़ के साथ साथ आप बस सुनते जाइएगा कान में लगा के, तो बस आपका सारा कार्य हो जाना है। नेक्स्ट है कि वह इतिहासकार जिसने दीन इलाही को एक धर्म कहा है? तो ये अब्दुल कादिर बदायूनी थे। अब्दुल कादिर बदायूनी ने दीन इलाही को एक धर्म माना था, जिसकी स्थापना 1582 ईस्वी में अकबर ने की थी। इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना आखिर था क्या? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण, जो इबादत खाना था उसका निर्माण अकबर ने किया था। अब ये एक्चुअली था क्या? तो यह एक ऐसा भवन था जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों को अकबर बुलाता था और उनसे आपस में धर्म के जितने भी सिद्धांत हैं उनके बारे में चर्चा किया जाता था। ठीक है, चर्चा होती थी। अगला है कि स्वर्ण महल, पंचमहल, जोधाबाई महल एवं अकबरी महल में से वह कौन सा स्मारक है जो फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा आपका अकबरी महल। यानी स्वर्ण महल, पंचमहल, जोधाबाई महल ये तीनों ही आपके फतेहपुर सीकरी में स्थित हैं, जबकि अकबरी महल आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। अकबरी महल आपको आगरा फोर्ट में देखने को मिलेगा, आगरा में। ठीक है, आगरा के किले में स्थित है। दिल्ली में दिल्ली में स्थित वह ऐतिहासिक स्मारक जो भारतीय तथा फारसी दोनों ही वास्तुकला शैली का उदाहरण थी, तो ये हुमायूं का मकबरा था जो उसकी बेगम ने बनवाया था। नेक्स्ट है सुलह ए कुल का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो ये अकबर ने सुलह कुल का सिद्धांत दिया था और आज भी आगरा में सुलह कुल नाम से एक त्यौहार मनाया जाता है। अगला है कि अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल नीति, जिसे सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की नीति कहा जाता है, ये किस पर आधारित थी? तो ये राजनीतिक उदारता पे आधारित थी, धार्मिक सहनशीलता पे आधारित थी, इसके साथ साथ उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर भी आधारित। अगला है कि वह मुगल बादशाह जिसके विरुद्ध जौनपुर से एक फतवा जारी किया गया था, तो अकबर के खिलाफ जौनपुर से फतवा जारी किया गया था। यहाँ पे कथन और कारण पूछे हैं। कथन है कि अकबर ने 1602 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। सेकंड है कि यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में करवाया था। तो यहाँ पर आपको ए सही है लेकिन आर गलत। तो यानी अकबर ने 1602 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। ये गुजरात विजय की उपलक्ष्य में करवाया था, जो उसने 1574 ईस्वी में की थी।
ठीक है। तो जिस कारण फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे की स्थापना शुरुआत कराई 1574 में, 1602 में कंप्लीट हुआ। तो यानी पहला कथन तो सही है आपका, लेकिन ये सेकंड कथन कि उसने जहांगीर के जन्म की खुशी में करवाया था, ये गलत है। ठीक है। नेक्स्ट है बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार तथा ताजमहल में से वह इमारत जिसका निर्माण अकबर ने करवाया था, तो ये आपका बुलंद दरवाजा है। अगला पॉइंट है कि जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं तथा अकबर में से वह कौन सा मुगल सम्राट था जिसने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे, तो ये अकबर थे। अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं फतेहपुर सीकरी में। अकबर द्वारा बनाई गई एक इमारत जिसका नक्शा बौद्ध विहार से एक जैसा है, यानी बौद्ध विहार की तरह पर है, बौद्ध विहार की तर्ज पर है, तो ये आपका पंचमहल है जो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। जहांगीरी महल कहाँ पर है, तो जहांगीरी महल आपका आगरा में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अकबरी महल भी आपका आगरा के किले में देखने को मिलता है। अगला है अकबर का मकबरा कहाँ पे स्थित है, तो सिकंदरा में है, आगरा के पास। दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला एवं लाहौर का किला में से वह किला कौन सा था जिसका निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं किया गया था, तो ये दिल्ली का किला है, दिल्ली का लाल किला, जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अगला है सुमेलित करना है। बाबर 1526 से 30 के शासनकाल बाबर का रहा था। इनको जो दफनाया गया था काबुल में दफनाया गया था। अकबर जिनका टाइम पीरियड 1556 से लेकर 1605 तक रहा, उसको दफनाया गया था सिकंदरे में। इसके बीच बाबर यानी 1526 से 30 के बीच, 30 में इसकी मृत्यु हो गई थी बाबर की। उससे 30 से लेकर 40 तक हुमायूं ने शासन किया पहली बार। उसके बाद 1555 में लौट के आए हुमायूं, 1555 से 56 तक 2 साल हुमायूं ने फिर से शासन किया, और 56 में उसकी मौत हो गई थी हुमायूं की। उसके बाद अकबर गद्दी पे बैठे 1556 से 1605 तक, और उसके 1605 से लेकर 1627 तक का जो टाइम पीरियड है वो जहांगीर का था। और इनका जो कब्रगाह बना हुआ है वो आपका लाहौर में देखने को मिलता है। और शाहजहाँ को 1627 से 1658 तक इनका टाइम पीरियड रहा, और शाहजहाँ को आगरा के ताजमहल में दफनाया गया है। अगला है कि अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था, तो जो महाभारत का फारसी अनुवाद किया था रज्मनामा नाम से किया गया है। और इसका अनुवाद निर्देशन यानी किसके निर्देशन में किया गया था, तो ये फैजी के निर्देशन में किया था। लेकिन इसका जो अनुवाद किया था वो आपके अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। नेक्स्ट है अब्दुल कादिर बदायूनी, अबुल फजल, नियामुद्दीन अहमद, शेख मोहम्मद मुबारक में से वह कौन था जिसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया, सेम क्वेश्चन हो गया। तो ये अब्दुल कादिर बदायूनी ने थे, जिन्होंने महाभारत को रज्मनामा नाम से फारसी भाषा में ट्रांसलेट किया था। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है, रज्मनामा है। अगला है कि वह जो अकबर की इच्छानुसार रामायण का फारसी में अनुवाद किया, यानी रामायण को फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो ये भी अब्दुल कादिर बदायूनी ने की थी। मोहम्मद हुसैन, मुकम्मल खां, अब्दुल समद, मीर सैयद अली, इनमें से वह कौन से थे जिन्होंने सम्राट अकबर द्वारा जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई, यानी सम्राट अकबर ने इन सभी पेंटर्स में से इन सभी में से किसको जरी कलम की उपाधि दी थी, तो ये मोहम्मद हुसैन को दी थी। जैन साधु जो अकबर के राज दरबार में कुछ वर्ष रहे और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था, तो हरिविजय सूरी थे। यह एक जैन मॉन्क थे, जैन साधु थे, जिन्हें अकबर ने जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया। अगला है अबुल हसन, दसवंत, किशन दास एवं उस्ताद मंसूर में से वह कौन सा वह जो मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था, यानी इन चारों में से कौन अकबर के समय पे पेंटिंग किया करता था, तो अब्दुल हसन, दसवंत, किशन दास एवं उस्ताद मंसूर में देखा जाए तो दसवंत आपके अकबर के टाइम के, दसवंत बशावन, ये दो लोग अकबर के टाइम पे बहुत फेमस थे पेंटर्स। ठीक है। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था, तो अकबर था। ठीक है। रानी एलिजाबेथ फर्स्ट के समकालीन राजा अकबर था। अगला है कि वह मध्यकालीन भारतीय लेखक जिसने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है, तो अमेरिका की खोज का उल्लेख अबुल फजल ने किया है। अगला था कि अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था, तो ये रॉल्फ फिच थे। अकबर के शासनकाल घटनाओं का व्यवस्थित क्रम क्या है, तो सबसे पहले जजिया की समाप्ति की थी अकबर ने, उसके बाद इबादत खाने का निर्माण कराया, मजहर पर हस्ताक्षर किए और दीन इलाही की स्थापना कराई। तो ये आपके अकबर के शासनकाल में जितनी घटनाएं घटी उनका व्यवस्थित क्रम। तो इनकी अगर डेट देखी जाए तो जजिया कर की समाप्ति की थी 1564 ईस्वी में, जबकि इबादत खाने का निर्माण कराया था 1575 ईस्वी में। इसके साथ महजर पर हस्ताक्षर किया था, यानी एक डिक्लेरेशन था जिसमें अकबर ने कहा था कि अकबर ने एक्चुअली फतेहपुर सीकरी की जो जामा मस्जिद थी उसका जो मेन प्रीचर होते थे उसको हटा दिया और खुद ही डिक्लेरेशन दिया, और खुद ही वो प्रीचर बन गए थे, मेन प्रीचर बन गए थे जामा मस्जिद के, और खुद के नाम से खतवा पड़ा था। ठीक है। अगला है दीन इलाही की स्थापना ये 1582 ईस्वी में की थी। अगला नेक्स्ट है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था, तो ये 1576 के युद्ध में मिला दिया था। बंगाल और बिहार को जीता 1576 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका जहांगीर। तो जहांगीर से संबंधित है दो अस्पा एवं सी अस्पा,
यह प्रथा शुरू की थी जहांगीर ने। एक्चुअली ये प्रथा थी आपकी मनसबदारी में थोड़ा सा रिफॉर्म किया गया था, चेंज लाए गए थे, जिसमें जो सैनिकों की घुड़सवारों की जो नंबर्स थे वो उनको बदला गया था। यानी दो अस्पा और सेहस्पा सिस्टम घुड़सवारों से संबंधित है। मुगल वंशधारी व्यवस्था के संदर्भ सही कथन है, जाति एवं सवार प्रदान किए जाते थे, मनसबदार आनुवंशिक नहीं होते थे। मनसबदारों के 3 वर्ग थे, ठीक है। यानी मनसबदारी व्यवस्था की अगर सही से देखा जाए तो मनसबदारी से संबंधित मनसबदारी के 3 वर्ग थे। मनसबदारी जो सिस्टम था वो आनुवंशिक नहीं होता था, यानी आप अगर मनसबदार हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके बेटे भी मनसबदार बनेंगे, अब आपकी बेटी भी मनसबदार बनेगी, ठीक है। उनको जो मनसबदारों को क्या दिया जाता था, एक लैंड, पीस ऑफ लैंड दिया जाता था, जिससे वो अपने रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते थे और अपनी जो सेना थी उसको अपने साथ रख सकते थे। जो भूमि दी जाती थी उनको वो जागीर दी जाती थी, जागीर के नाम से उन्हें दिया जाता था। तो वो जागीर आनुवांशिक नहीं थी कि आपको दी जाएगी तो आपके बेटे या पुत्री पुत्रियों को नहीं दी जाएगी। जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे 2 तरह की, यानी एक तो होती थी जात जो उनकी एक्चुअल रैंक होती थी, जबकि सवार एक पदवी थी, यानी उसके हिसाब से वो अपने कितने घुड़सवार सैनिक रखने हैं उन लोगों को, कितने हाथी या घोड़े रखने हैं, तो उस हिसाब से उनकी सवार रैंक होती थी, ठीक है। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि जिस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित होती वह कौन था, तो जहांगीर था, ठीक है। यानी अकबर के शासनकाल के समय मेवाड़ के राणा राणा प्रताप और राजा मानसिंह के बीच युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध, जो 1576 ईस्वी में हुआ था। लेकिन मेवाड़ ने कभी भी अकबर की संप्रभुता को स्वीकार नहीं किया। अकबर के बाद जहांगीर का शासनकाल आया तो जहांगीर ने चित्तौड़ की संधि कर ली मेवाड़ के राणाओं के साथ, ठीक है। तो ये चित्तौड़ की संधि जहांगीर और मेवाड़ के राणाओं के साथ हुई थी। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले कौन भेजा? ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले कौन भेजा था, तो ये हॉकिंस को भेजा था, विलियम हॉकिंस को। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स फर्स्ट का राजदूत बन के कौन आया था? तो जेम्स फर्स्ट, जो जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स फर्स्ट का राजदूत बन के आया था, टॉमस रोना की विलियम हॉकिंस। अगला है, जहांगीर ने खान की उपाधि से किसे सम्मानित किया था, तो एक हॉकिंस को खान की उपाधि से सम्मानित किया था। एक्चुअली ये फारसी भाषा को बहुत अच्छे से जानता था और कई सारी भाषा जानता था, जिस वजह से जहांगीर इससे प्रभावित हुआ और खान की उपाधि दी थी, जिसे इंग्लिश खान की उपाधि मिली थी एक्चुअली इसे। मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि किसे दी, तो विलियम हॉकिंस को दी थी। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था जहांगीर के शासनकाल में। ये जेम्स फर्स्ट का राजदूत बन के आया था। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो भारत कब आए थे, तो ये 1615 ईस्वी में आए थे। जहांगीर ने थॉमस रो को मिलने का अवसर कहाँ पे दिया था, तो अजमेर में दिया था। भारत में इंग्लैंड का वह दूत जो जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू तक आया था, तो ये थॉमस रो था। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है, तो वो डच पर्यटक कौन था, तो ये फ्रांसिस्को वेल्सपर्ड था। नेक्स्ट है कि वह मुगल शासक जिनका मकबरा भारत में स्थित नहीं है, तो ये जहांगीर और बाबर का मकबरा भारत में स्थित नहीं है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है, जबकि जो बाबर है उसका मकबरा आपको काबुल में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया था, लाहौर में। मुगल चित्रकला अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी थी जहांगीर के राज्यकाल में। जहांगीर खुद से एक पेंटर था, यानी खुद में एक पेंटिंग किया करता था खुद से। तो इसके समय पे बहुत सारे जैसे उस्ताद मंसूर, अब्दुल शमादी, ऐसे इस प्रकार के बहुत सारे मेन या बहुत अच्छे काबिल चित्रकार हुए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर चित्रकला की ये इस टाइम पीरियड को, जहांगीर के टाइम पीरियड को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, यानी गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट कहा जाता है, सॉरी गोल्डन पीरियड ऑफ पेंटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है, जहांगीर ने नादिर उल जमा की उपाधि किसको दी थी, तो अबुल हसन को दी थी, ठीक है। यहाँ पे आपको गौर रखना है कि नादिर उल जमा की उपाधि अबुल हसन को दी है, जबकि नादिर उल असर की उपाधि उस्ताद मंसूर को दी है, जो एक पक्षी का चित्रकार था, यानी पक्षियों की बहुत अच्छी चित्रकारी किया करते थे, ठीक है। तो असर जहाँ पे लगा हुआ है वो उस्ताद मंसूर से संबंधित है, जबकि उस जमा जहाँ पे लगा हुआ है वो अबुल हसन से संबंधित। अगला पॉइंट है कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था, तो उस्ताद मंसूर था, जिसको कुछ समय के लिए ईरान भी भेजा था। बाबर, अकबर, जहांगीर तथा औरंगजेब मुगल बादशाहों में से वह है जिसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी, तो ये जहांगीर थे। अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किसने किया था, जहांगीर ने किया था। अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था जहांगीर ने। एक्चुअली क्या हुआ था कि जब अकबर का शासनकाल था, तब जहांगीर ने अकबर के लास्ट टाइम पे रिवोल्ट कर दिया, विद्रोह कर दिया, जिसमें इसकी सहायता की थी वीर सिंह बुंदेला ने। वीर सिंह बुंदेला ने जो अकबर के शासनकाल में नवरत्न थे, उन नवरत्नों में से एक अबुल फजल की हत्या कर दी थी, जिसको बाद में जहांगीर ने पुरस्कृत किया था। नेक्स्ट है, जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया गया था, यानी जहांगीर ने अपने पिता अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया। और जहांगीर का जब लास्ट टाइम चल रहा था उस समय यानी शुरुआत में खुसरो, बड़े पुत्र खुसरो ने विद्रोह किया, और लास्ट टाइम पे आते आते ही खुर्रम और महावत खान ने इसके खिलाफ विद्रोह किया था। खुर्रम यानी जिसका नाम शाहजहाँ था, जो बाद में शाहजहाँ के रूप में शासन किया जिसने। महावत खान एवं खुसरो, इन तीनों ने विद्रोह किया था जहांगीर के विरुद्ध।
खुसरो जिस मुगल बादशाह का पुत्र था वह कौन था? तो ये जहांगीर था, यानी जहांगीर का पुत्र खुसरो था। और खुसरो की सहायता के चक्कर में गुरु अर्जन देव को फांसी लगी थी। नेक्स्ट है कि खुसरो खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? तो आपका जहांगीर का पुत्र था। अगला है कि एतमादुल्ला का मकबरा आगरा में बनवाया गया था, तो किसने बनवाया था? ये नूरजहां ने बनवाया था, जिसका पहला असली नाम महरुनिसा था। और महरुनिसा के एतमादुल्ला पिता थे, यानी अपने पिता का मकबरा बनाया था आगरा में। अगला है सुमेलित करना है निर्माताओं के उनके स्मारक के साथ। बाबर ने जामा मस्जिद बनवाई थी संभल में। हुमायूं ने दीन पनाह शहर की स्थापना की थी। अकबर ने जहांगीरी महल बनवाया था। अगला है जहांगीर ने अकबर के मकबरे को पोर्ट करवाया था। नेक्स्ट है कि गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके ये दतिया में स्थित। अकबर का मकबरा आपका सिकंदरा में देखने को मिलेगा। जहांगीर का मकबरा शाहदरा में, शाहदरा लाहौर में, ठीक है। शेख सलीम चिश्ती की जो मकबरा था, इनका मकबरा आपका फतेहपुर सीकरी में है। शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में है। अब हम शाहजहाँ से संबंधित फैक्ट्स को पढ़ते हैं। तो ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की वजह क्या थी? तो कंधार रीजन था। कंधार के निकल निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा था। किस चीज़ से? तो सामरिक महत्व के दृष्टिकोण से, यानी स्ट्रेटजिक स्ट्रांग पॉइंट से। शाहजहाँ के बल्ख अभियान का उद्देश्य क्या था? तो शाहजहाँ ने एक बल्ख युद्ध लड़ा था, बल्ख अभियान किया था। तो काबुल की सीमा से सटे बल्ख रीजन और बदखसा में एक मित्र शासक को ले आना, ये शाहजहाँ का मेन उद्देश्य था, ताकि ईरान के जो साम्राज्य से मुगल साम्राज्य सुरक्षित रह सके। नेक्स्ट है कि वह जिसने बनारस में इलाहाबाद की तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर दी थी। और यानी तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था, तो ये कविंद्राचार्य जी थे। नेक्स्ट है कि कलीम, कासी, कुदसी तथा मुनीर में से वह है जो शाहजहाँ के शासनकाल का राज कवि रहा है। तो कलीम शाहजहाँ के शासनकाल का राज कवि था। मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमान बानो बेगम था, जिसके नाम से ताजमहल बनाया गया, जिनके ऊपर, ठीक है। यानी अर्जुमान बानो बेगम की मृत्यु पर उनकी जो कब्रगाह बनाई गई वो ताजमहल बनाया गया। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? ताजमहल में। वह मुगल बादशाह जिसने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था, शाहजहाँ ने। अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ तथा औरंगजेब में से वह है जिसने साम्राज्य को राजधानी, यानी जो साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली लेके गया था, वो शाहजहाँ था। यानी अकबर की जो राजधानी थी वो आगरा थी, बाद में फतेहपुर सीकरी शिफ्ट हो गई। शाहजहाँ उसको, जहांगीर की भी राजधानी आगरा ही रहती, लेकिन शाहजहाँ ने शाहजहाँ बांध बनाया था और दिल्ली में अपनी राजधानी ट्रांसफ़र की थी। अब हमें स्मारकों को निर्माताओं के साथ सम्मिलित करना है। तो अलाई दरवाजे की अगर हम बात करें तो अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया है। मोती मस्जिद आगरा में शाहजहाँ ने बनवाई है, जबकि मोती मस्जिद दिल्ली में औरंगज़ेब ने बनवाई थी, ठीक है। यानी दिल्ली के लाल किले में जो मोती मस्जिद है वो औरंगज़ेब ने बनवाई है, जबकि आगरा में जो मोती मस्जिद है वो आपकी शाहजहाँ ने बनवाई है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद जिस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था, तो ये शाहजहाँ के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। और इसको अनुवाद करने वाले थे दारा शिकोह, जो शाहजहाँ के बड़े बेटे थे। और इन्होंने जो सिर ए अकबर के नाम से इसको ट्रांसलेट किया था, यानी सिर ए अकबर के नाम से उपनिषदों को ट्रांसलेट किया था फारसी भाषा में। अगला है कि शाहजहाँ ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी धारण की थी दारा शिकोह को, यानी किसको पदवी दी थी? तो शाहजहाँ ने अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की नाम से पदवी दी। अगला है दारा शिकोह ने उपनिषदों को फारसी में अनुवाद किया था किस शीर्षक के साथ? तो सिर ए अकबर के शीर्षक के साथ। अमीर खुसरो दारा शिकोह, अमीर हसन एवं सूजा में से हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? तो दारा शिकोह था, जिसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था सिर ए अकबर के नाम से। अगला है वी ए स्मिथ, जे एन सरकार, ए एल श्रीवास्तव में से वह इतिहासकार कौन था जिसने शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है, यानी गोल्डन एज ऑफ मुगल पीरियड का है? तो ए एल श्रीवास्तव ने शाहजहाँ के टाइम पीरियड को गोल्डन एज का है, मुगल पीरियड का। अगला क्वेश्चन है कि सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहाँ को उपहार में किसने दिया था? तो मीर जुमला ने दिया था। नेक्स्ट है कि वह मुगल बादशाह जिसने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? तो शाहजहाँ ने समाप्त कर दिया था सिजदा को। दारा सिकोह, मुराद बख्श, शाह सूजा और औरंगजेब में से वह है जो शाहजहाँ के शासनकाल में अधिकांश समय दक्कन का गवर्नर रहा था? तो दक्कन का गवर्नर रहा था शाहजहाँ का बेटा औरंगजेब, जो बाद में शाहजहाँ के बाद शासन करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आलमगीर औरंगजेब की। तो यहाँ पे कथन और कारण दे रखे हैं। कथन है कि मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहाँ का उत्तराधिकारी हुआ। कारण ये था कि ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकारी के नियम का उसने पालन किया।
तो यहाँ पर कथन तो सही है कि मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहाँ का उत्तराधिकारी बना, शाहजहाँ के बाद गद्दी पर औरंगजेब बैठा, लेकिन एक्चुअली वो ज्येष्ठ पुत्र नहीं था, बड़ा बेटा नहीं था, बड़ा बेटा दारा शिकोह था। तो ये ज्येष्ठ पुत्र का जो उत्तराधिकार का नियम था कि राजा के बाद उसका बड़ा बेटा राजा बनेगा, तो इसका पालन औरंगजेब ने नहीं किया है। यहाँ पे ए सत्य है बट आर गलत है। नेक्स्ट है कि अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ तो औरंगजेब में से वह मुगल बादशाह कौन था जिसने 2 बार अपना राज्याभिषेक किया था? तो औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है धर्मट का युद्ध कब लड़ा गया? धर्मत का युद्ध कहाँ कब लड़ा गया है? तो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच 1658 ईस्वी में धर्मत का युद्ध हुआ था, जिसमें औरंगजेब ने दारा शिकोह को पराजित किया था। नेक्स्ट है औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी में धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मट कहाँ पे स्थित है? धर्मट मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसमें औरंगजेब ने जोधपुर के राजा जसवंत सिंह और इन जो सहायता कर रहे थे दारा शिकोह की, इन दोनों को पराजित किया। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश में ये जगह स्थित है धर्मत। मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, तो इसका नाम सुलेमान सिकोह है। अगला है औरंगजेब का वह पुत्र जिसने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी, तो अकबर था। यानी अकबर ने औरंगजेब के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया था राजपूतों के सहयोग से। ठीक है, तो औरंगजेब का यह ऐसा पुत्र था, औरंगजेब का ही पुत्र था अकबर, जिसने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति को दुर्बल कर दिया था। अगला है वह मुगल सेनापति जिसके साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, तो जय सिंह थे ये। ठीक है, ये जय सिंह ने मुगल यानी मुगल सेनापति के तौर पर शिवाजी के साथ 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि की थी। अगला है वह मुगल बादशाह जिसको जिंदा पीर कहा गया है, तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय की थी 1686 ईस्वी में। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को जीता था वह कौन कौन से थे? तो ये बीजापुर एवं गोलकोंडा था। वह बादशाह जिसके अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति हुए थे, तो औरंगजेब था। औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी, तो ये औरंगजेब के समय सबसे अधिक हिंदू मनसबदार या हिंदू अधिकारी थे। ठीक है, औरंगजेब को एक्चुअली कट्टर धर्मांध यानी एक्चुअली इनको कट्टरतावादी माना जाता है, बट आयरनी ये है कि इन्हीं के टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा हिंदू अधिकारी नियुक्त हुए थे। जजिया जिसके शासनकाल में फिर से लगाया गया था वह शासक औरंगजेब ही था। यानी अकबर के समय पर जजिया टैक्स को हटा दिया गया था, लेकिन औरंगजेब ने जजिया टैक्स फिर से लगा दिया था। जजिया एक्चुअली एक नॉन मुस्लिम से लिया जाने वाला टैक्स होता है, ताकि किसी भी मुस्लिम राज्य में वो आसानी से रह सकें। ठीक है, यानी किसी भी मुस्लिम शासन के अंतर्गत अगर किसी नॉन मुस्लिम को रहना है तो उसे जजिया टैक्स देना पड़ेगा, जिसको ख़त्म कर दिया था अकबर ने, जबकि औरंगजेब ने फिर से लगा दिया था। अगला है औरंगजेब द्वारा जिहाद का अर्थ क्या होता था? दारुल इस्लामी, यानी दारुल हर्ब से दारुल इस्लामी की तरफ जाना जिहाद कहलाता है। यानी औरंगजेब के अनुसार जिहाद का अर्थ ये था कि औरंगजेब ये चाहता था कि जितना भी जहाँ सारे यानी जितनी भी ज़मीन है जिस पर इस्लाम का शासन है या फिर शरीयत के नियम कायदे चलते हैं, शरीयत के अनुसार वहाँ पे शासन किया जा रहा है, तो उसको दारुल इस्लाम कहा जाता है, और इसी का विस्तार करना औरंगजेब का जिहाद था। नेक्स्ट है कि बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था औरंगाबाद में। नेक्स्ट है वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है, तो रबिया उद दौरानी का मकबरा जो औरंगजेब की बीबी थी, ने बीबी का मकबरा भी कहा जाता है, तो द्वितीय ताजमहल इसी मकबरे को कहते हैं। जहाँ आरा, रोशन आरा, गौहर आरा तथा मेहरुनिसा में से वह कौन थी जो औरंगजेब की पुत्री थी? तो मेहरुनिसा औरंगजेब की पुत्री थी इनमें से। तो यहाँ पे जहाँ आरा, रोशन आरा, गौहर आरा ये तीनों ही शाहजहाँ की बेटियाँ थीं, यानी औरंगज़ेब की बहन थीं, जबकि मेहरुनिसा उसकी बेटी थी। नेक्स्ट है कि औरंगज़ेब ने साहिबात उस जमानी की उपाधि किसको दी थी? तो साहिबात उस जमानी की उपाधि उसने जहाँ आरा को दी थी, जिसने अपने पिता शाहजहाँ की कई वर्षों तक सेवा की। नेक्स्ट है संत रामदास को संबंधित किया जाता है औरंगज़ेब के शासनकाल से। संत रामदास शिवाजी के गुरु थे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मुगलकालीन प्रशासन। नेक्स्ट है कि मुगल प्रशासन के दौरान जिले को जाना जाता था सरकार के नाम से। मुगल काल में सेना का प्रधान कौन होता था? मीर बख्शी। मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य क्या था? भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना। बर्नियर, करेरी, मनूची तथा ट्रेवेनियर में से वह है जिसने मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त हुआ था, तो मुगल सेना में चिकित्सक रहा था मनूची। मुगल प्रशासन में मुहस्सिब का क्या अर्थ होता था? जो लोक आचरण का अधिकारी होता था, जिसे पहली बार औरंगजेब ने अपॉइंट किया था। उसका कार्य होता था कि लोग शरीयत का फॉलो कर रहे हैं या नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो यानी जो शासन संबंधी नियम कायदे थे उनका अगर जो लोग फॉलो करते थे उन सब का रिकॉर्ड रखता था, यानी लोक आचरण का अधिकारी था मुहस्सिब। अगला है मध्यकालीन भारत में मनसबदारी तथा
प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य क्या है? तो इसमें 33 वर्ग थे। इन्हें मसरूत अथवा ससरत पद प्राप्त होते थे। उनका सवार पद जात पद से अधिक नहीं हो सकता था, यानी जात पद ऊंचा रहेगा, उससे थोड़े कम सवार पद रहेगा, उनकी सवार की रैंक रहेगी। समस्त कार्यकारी एवं सैनिक कार्यों को मनसब प्रदान किए जाते थे। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या होता था? तो मुगल समय पे आय, जो राज्य की आय होती थी उसका मेन जो स्रोत होता था वो भू राजस्व होता था। अगला है मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल किसे कहा जाता है? माल प्रतिनिधित्व करता है किस चीज़ का? तो मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल होता है भू राजस्व का। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगा दिया तो ये जहांगीर था। अगला है कि मुगल प्रशासन में मदद ए मास क्या होता है? तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदूति जो भूमि होती है उसे मदद ए मास कहा जाता है। कथन और कारण है कि मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी। सेकंड है मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। तो ये आपका कारण है वो गलत है, यानी कोई भी योग्यता नहीं देखी जाती थी, जबकि कथन है वो आपका सही है। मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी जिसकी स्टार्टिंग अकबर ने कराई थी। ठीक है, और अकबर या जो राजा जिसे चाहता था उसे मनसबदारी की पदवी दे सकता था। दो कथन और हैं कि सभी मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे। नेक्स्ट है कि मुगल शासन के अधीन उच्च पदाधिकारी भी मनसबदार होते थे और उनका वर्गीकरण भी होता था। तो यहाँ पे दोनों ही सही हैं, यानी जितने सभी मनसबदार थे वो जरूरी नहीं है कि सेना के पदाधिकारी हों, कुछ सेना के पदाधिकारी हो सकते थे। लेकिन सेकंड ये था कि मुगल शासन के अधीन उच्च पदाधिकारी भी मनसबदार होते थे। तो ये आपका सही है। ठीक है, जितने भी हायर रैंक्स के ऑफिशियल्स थे वो सभी पद मनसबदार होते थे और उनका वर्गीकरण किया जाता था उनकी मनसबदार जात रैंक के अनुसार। कुछ मनसबदार 70 रैंक पे होते थे, कुछ मनसबदार 7,000 से लेकर 10,000 रैंक तक के होते थे। तो यहाँ पे ए और बी दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है कि भोज, सिद्धराज, जयसिंह, जैन उल आबिदीन तथा अकबर में से वह है जिसने राम सीता की आकृतियों और राम सीव देवनगरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलवाए थे। तो ये अकबर ने करवाए थे। ठीक है, अकबर ने कुछ सिक्के जारी किए थे, कॉइन्स जारी किए थे जिस पे राम सीता की आकृति बनी हुई थी, या जिन्हें राम सिया देवनगरी लेख से लिखा गया था, राम सी शब्द लिखा गया था। तो ये कुछ सिक्के चलवाए थे अकबर ने। मुगल शासन में तांबे का सिक्का क्या कहलाया जाता था? तो मुगल शासन में तांबे का सिक्का दाम कहलाया जाता था। नेक्स्ट है कि मध्यकाल में बट्टाई का क्या मतलब होता है? तो बट्टाई होता है लगान निर्धारण करने का एक तरीका। जैसे आज भी हम बोलते हैं कि जब किसानों के बीच में आपसी में जो बटाई होती है, यानी जो लगान निर्धारण होता है कि आधा आधा हो जाएगा। ठीक है, तो उस टाइप से बटाई होती थी उस समय, लगान निर्धारण करने का एक तरीका था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला। मुगल चित्रकला के विषय में सत्य कथन क्या है? तो मुगल चित्रकला में युद्ध दृश्य दिखाए जाते थे, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य होते थे। इसके साथ साथ दरबारी चित्रण किया जाता था। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था हुमायूं ने किया था। चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। पहाड़ी राजस्थानी कांगड़ा तथा कालीघाट में से वह कलम जिस पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं देखने को मिलता है, तो ये कालीघाट की कला थी। अगला है दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किया था अब्दुल समद ने। ठीक है, दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किया है अब्दुल समद ने। ये पैगंबर मोहम्मद के चाचा की कहानी है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध जहांगीरी चित्रकार थे, यानी जहांगीर के समय पे कौन कौन पेंटर रहे हैं? तो अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, फ़ारूक बेग, बिशन दास, अकारिजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, गुराद, मनोहर, माधव तथा गोवर्धन, ये सभी जहांगीर के समय के पेंटर्स हैं। जिसमें उस्ताद मंसूर बहुत फेमस थे, जो जिन्हें नादिरुल अस्र की उपाधि मिली थी, और ये पक्षियों के पेंटर्स थे। ठीक है, अबुल हसन इनको नादिरुल जमा की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है मुगल चित्रकला ने उन्नति की थी जहांगीर के शासनकाल में, और जहांगीर के शासनकाल में मुगल, यानी ये गोल्डन पीरियड था मुगल पेंटिंग का। अगला है पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं। तो ये किस टाइप की शैलियाँ थीं? तो ये चित्रकला की शैलियाँ थीं। अगला है किशनगढ़ शैली जिस कला के लिए प्रसिद्ध है वह चित्रकला थी। वह एक संगीत बाज जिसे बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी, तो औरंगजेब बीड़ा बजाता था। प्रातःकाल में गाया जाने वाला राग है तोड़ी। तानसेन, बैजू बाबरा और गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। स्वामी हरदास के अनुयायियों ने स्थापित किए हैं, क्या चीज़ें स्थापित की है स्वामी हरदास के अनुयायियों ने? तो 5 संगीत की अर्चना केंद्र बनवाए थे। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में कौन सम्मिलित था? तो अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकी से संबंधित थे तानसेन और हरिदास। तानसेन को मियाँ की उपाधि दी थी अकबर ने, जबकि तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था, और रामतनु पांडे को तानसेन कहा था ग्वालियर के राजा ने।
नेक्स्ट प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो आगरा में स्थित है। तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। हुमायूं, जहांगीर, अकबर था शाहजहां में से वह मुगल शासक जिसने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? तो लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी अकबर ने। मुगल कालीन साहित्य, गुलबदन बेगम पुत्री थी बाबर की, जिन्होंने हुमायूं नामा लिखा है, यानी हुमायूं की बहन थी हैं। वह महिला जिसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं तो गुलबदन बेगम थी, जिन्होंने हुमायूं नामा की रचना की थी। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता है, ये किसने स्थापित किया था? तो मदरसा ए बेगम को महम अंगा ने स्थापित किया था, जो अकबर की दाई माँ थी। हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो ताजुल माली ने किया था, हितोपदेश को फारसी में अनुवाद किया था। अगला हमें सुमेलित करना है। तो हसन निजामी की जो रचना थी वो ताजुल मासिर थी। ख्वांद मीर की रचना हुमायूं नामा थी। मोहम्मद काजिन की रचना आलमगीर नामा थी। भीमसेन ने नुस्खा ए दिलकुशा लिखा है।